हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान और मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो हमारे ज़रा सी हट के होने वाली है। स्पेशली इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हम अपने चैनल में पहले नहीं लेके आए। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमें अपनी ऑडियंस का नहीं पता था कि हमारी ऑडियंस इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद करती है या नहीं करती। तो स्पेशली आज की वीडियो हमारी उन ऑडियंस के लिए होने जा रही है जो कि इस तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। गौतम अडानी जी का किसको नहीं पता, यानी कि गौतम अडानी जी जो सर हैं इंडिया के, उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस वो कर रहे हैं ऑलरेडी, हम सब जानते हैं। एयरपोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं, पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जिसमें से आज हम जो मेनली बात करने जा रहे हैं वो एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस करना, एयरपोर्ट्स को मैनेज करना कोई आम और कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैकल्टी को देखना पड़ता है, उसके अलावा इसमें मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, सिक्योरिटी को देखना पड़ता है, उसके बाद पैसेंजर्स के जो इश्यूज होते हैं उनको देखना पड़ता है। उनके अलावा एक एयरपोर्ट को रन करना वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आजकल जो है ना, इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो उनको ना एयरपोर्ट्स में सबसे ज्यादा उनको ही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। उनको ही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। उनकी रीज़न ये है कि उनके पास जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपना 100% दिखाया है, 100% शो करवाया और बताया कि भाई एक एयरपोर्ट्स हों या पोर्ट्स हों, अडानी जी के ग्रुप से बढ़ के कोई उसको ना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं सीए राहुल मेलोडिया, इनके चैनल का नाम है। अडानी एयरपोर्ट्स गेम और बिजनेस केस स्टडी एक वीडियो का टाइटल है। तो आज हम इस चीज़ में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक इतने बड़े मैनेजमेंट कैसे मैनेज करने हैं उन्होंने ग्रुप्स को। अडानी ग्रुप जो ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल काम है। इस वीडियो में हम वही बिजनेस केस स्टडी एक तो पढ़ेंगे, उसके अलावा हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे कि कैसे वो मैनेज करते हैं और किस इसके पीछे कौन कौन से उनके ऐसे राज छुपे हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट ब्लाइंड होके हम भी देखते हैं। हमें भी कोई कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। उसके रीज़न ये है कि अगर तो हम थोड़ी बहुत वीडियो पहले प्ले कर लें या उसके अलावा हम थोड़ी बहुत पहले देख लें तो फिर जो रिएक्शन होता है वो हमसे ना ओरिजिनल रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। वीडियो देखने से पहले ही सब कुछ हम बता देते हैं, फेक रिएक्शन में फिर आ जाता है कि हमें ऑलरेडी वो चीज़ पता होती है। तो हम ये ब्लाइंड होके वीडियो देख रहे हैं जस्ट अपनी ऑडियंस के साथ। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा है, ये एयरपोर्ट की दुकानें, कैफे, लॉन्ज, इसका रेंट किसके पास आता है? इसकी सेल का पैसा कौन रखता है? देश के दो बड़े एयरपोर्ट प्लेयर हैं, जीएमआर और अडानी, पर दोनों के लिए नियम और जीएमआर अडानी जी का तो हमें पता था, ये जीएमआर कौन है इनका नहीं हमें पता था। कायदे अलग अलग है। क्यों? जहां 5 साल पहले अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, आज की रेट में इंडिया का 25% एयर ट्रैफिक वो अकेले हैंडल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अडानी की स्ट्रेटजी बाकी एयरपोर्ट संभालने वालों से एकदम अलग है। क्यों? क्या इस सेक्टर में भी अब डिओपोली आने वाली है? और क्या इस सेक्टर में भी अडानी आगे निकल के अपनी मोनोपोली बना लेगा? इंडिया में कितने एयरपोर्ट है, उसमें से कितने गवर्नमेंट संभालती है और कितने प्राइवेट प्लेयर? जब एयरपोर्ट को पहले सरकार चलाया करती थी तो फिर इसको प्राइवेटाइज किया ही क्यों? ये प्राइवेटाइज करने से सरकार को फायदा हुआ है नुकसान? ये जो एयरपोर्ट प्राइवेट हुआ है ये कमाते कैसे हैं? एरो रेवेन्यू क्या होता है, नॉन एरो रेवेन्यू क्या होता है? जिस जमीन से 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो सकती थी उसको 100 रुपए एकड़ में क्यों दे दिया? ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो अगर आप ट्रेवल करते हैं या करना चाहते हैं और एयरपोर्ट की गणित को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप मेरे जैसे बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और बिजनेस को समझना चाहते हैं या इन्वेस्टर हैं, अलग अलग कंपनियों को समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ आता। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में एयरपोर्ट संभाले कैसे जाते हैं। इंडिया में सारे एयरपोर्ट का संचालन करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, जो कि सरकारी संस्था है और हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। इसका काम बड़ा सिंपल सा भैया, देश के नागरिकों को कनेक्टिविटी देना। जैसे रेलवे रेल चलाता है, बाकी कंपनियां बस चलाती है, ये थोड़े ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए फ्लाइट चलाती है। इसका उद्देश्य मेन प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी देना। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल ये नहीं देखता कि यार इस एरिया में टावर लगा के क्या फायदा, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट ही
नहीं, बोले यार इस लोगों को भी जोड़ना है, लगा देते हैं टावर। तो जैसे BSNL वहां काम करता है वैसे जगह जगह एयरपोर्ट खोलती है और देश के लोगों को कनेक्ट करती है। आगे बात सुनने, कुछ एयरपोर्ट है जिन पे पैसे कमा लेती है, बहुत सारे एयरपोर्ट है जिस पे पैसे गवा देती है, लेकिन जैसे तैसे आपस में मैनेज करके टैक्स करके पैसे से काम चला लेती है। अब बात आती है जब सरकारी एयरपोर्ट चला रही है तो फिर इसको प्राइवेट क्यों किया? 1990 तक तो सब कुछ बढ़िया था भाई साहब, देश में गरीबी थी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल में करते भी नहीं थे, तो लिमिटेड एयरपोर्ट से काम चल गया। और उस समय तो एयरलाइन भी सरकार खुद चला रही थी। पर 1990 के बाद जब बाजार खुला और बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां आई तो बोले भैया आप तो एयरपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अब एयरपोर्ट बढ़ाने पे तो लगता है भैया बहुत सारा पैसा, मेंटेनेंस, और सरकार भरोसे छोड़ दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, सरकार कहां से पैसा लाएगी? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, PPP मॉडल पे आ जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करेंगे, जमीन हम दे देंगे इनको और जमीन के बदले ये उस एयरपोर्ट को बना देंगे, ऑपरेट कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे और हमको उसमें से कुछ शेयर दे देंगे। तो ये भी खुश, हम भी खुश, हमारे एयरपोर्ट भी बन जाएंगे, चलाने वाले भी मिल जाएंगे और बैठे बैठे पैसा भी आ जाएगा। 2003 में इस मॉडल पे सोचा और 2003 के बाद से एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना चालू किया। अब मेरे भाई लोगों मुझे प्यार से इस सवाल का जवाब दो कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कौन से एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करे? उसके पास तो लॉस मेकिंग वाले भी हैं, प्रॉफिट वाले भी हैं, तो लॉस वालों को दे दे प्राइवेट को या प्रॉफिट वालों को दे? किसको देना चाहिए? हाँ, आपने जो भी बोला हो, सरकार ने प्रॉफिट वालों को दिया। भाई सरकार प्राइवेटाइज कर रही है कि ये एयरपोर्ट को आज से प्राइवेट किया जाता है, अब कोई प्राइवेट प्लेयर ही तो आएगा उसमें। प्राइवेट प्लेयर के सर पे ऐसे मूर्ख तो लिखा है नहीं कि मैं लॉस वाले लूंगा, दो प्रॉफिट ही लेगा, तो प्रॉफिट वाले ही बैठे पहले साहब। 2005 में दिल्ली एयरपोर्ट गया GMR को, मुंबई एयरपोर्ट गया GVK ग्रुप को, फिर 2008 में हैदराबाद एयरपोर्ट गया GMR को, बैंगलोर एयरपोर्ट गया फेयरफैक्स को, और फिर उसके साथ बाद में GMR ग्रुप ने नागपुर ले लिया, बिदार ले लिया, नॉर्थ गोवा ले लिया और अभी विशाखापट्टनम में एक और इन्होंने जो देखो, अच्छा वो बात बड़ी उन्होंने अच्छी की है कि एक जमीन मिल रही थी उनको बिल्कुल बंजर टाइप, यानी कि उस पे उनको भी पता था कि अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमें कोई आगे जाके कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो जाता। तो उन्होंने हाथ ही देखो, हैदराबाद, नागपुर, बड़ी बड़ी सिटीज को उन्होंने हाथ डाला कि भाई इधर अगर हम मैनेज करते हैं इधर बना के तो इधर से हमें जो प्रॉफिट आ सकता है वो उन जगह से नहीं आ सकता। GMR मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कोई पार्टी है यार, GMR के बाकी हम शॉक्ड हो गए हैं कि हमें तो जस्ट गौतम अडानी जी का पता था कि उनके जो ग्रुप्स है ना वो मैनेज कर रहे हैं प्राइवेटाइज जितने भी वो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये GMR कौन है, इनके CEO को क्या नाम वगैरह वो तो हमें बताइएगा, और उसके बारे में अगर कोई बिजनेस केस स्टडीज हैं तो हम वो भी देखना चाहते हैं और फिर आपस में इनको कंपेयर करेंगे। ये जब ये एयरपोर्ट दिया जाता है तो 30 साल का एग्रीमेंट किया जाता है और 30 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यानी लगभग 50 से 60 साल के लिए दे दिया। इसमें होता है रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट कि भैया ऐसा है जो भी तुम रेवेन्यू कमाओगे उसका कुछ हिस्सा हमको दोगे, हम तुम्हें जमीन दे रहे, एयरपोर्ट दे रहे, हम तुम्हें बना बना एयरपोर्ट दे रहे हैं ना चलाने के लिए, तो भैया तुम एयरपोर्ट चलाओ, हमें पैसा दो। तो और वो देखने से पहले एक बार मैं आपको बीच में बताता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट ले रहे हैं ये कमा कैसे रहे हैं। तो भैया एयरपोर्ट ऑपरेटर के होता है 3 इनकम, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली होती है एरो इनकम जो कि एरोप्लेन से रिलेटेड है। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे कमाएगा? फ्लाइट की लैंडिंग फीस लेता है, उससे कमाता है, पार्किंग फीस लेता है, उससे कमाता है, टर्मिनल के चार्ज लेता है, उससे कमाता है, ये जो एरो चार्ज इसके चार्ज लेता है, उससे कमाता है, यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पे एक चार्ज लेता है। तो ये सारे चार्ज ये एयरलाइन से लेता है और एयरलाइन टिकट के रूप में हमसे ले लेती है। अब ये एरो रेवेन्यू क्योंकि भाई साहब इससे महंगाई सस्ताई तय होती है तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है और इसको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी फीस ली जाएगी। यहाँ एयरपोर्ट ऑपरेटर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, एक अथॉरिटी है बकायदा असेसमेंट करती है, चेक करती है, खर्चे के हिसाब से रेट देती है कि तुम इतना रुपया ले सकते हो। यानी ये रेवेन्यू सरकार के हाथ में है, कितना देना कितना नहीं देना। सेकंड रेवेन्यू आता है जोरदार वाला जिससे आजकल बहुत ज्यादा कमाइयां होती है, वो है एयरपोर्ट पे जितनी भी रिटेल की दुकानें हैं वो, एयरपोर्ट पे जितने भी कैफे हैं वो, जितने भी लॉन्ज हैं वो, ड्यूटी फ्री की शॉप है। तो कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर इन दुकानों को खुद ही चलाते हैं, रेवेन्यू रखते हैं, कुछ लोग किराए पे दे देते हैं, उससे किराया ले लेते हैं, पर ये जो भी कमाई होती है वो एयरपोर्ट ऑपरेटर की होती है और नॉन एरो रेवेन्यू होती है और इसलिए इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये आप चाहे 20 रुपए की देंगे या 200 रुपए की, एयरपोर्ट ऑपरेटर देखेगा। किराया 50,000 लेना है कि 5 लाख, एयरपोर्ट ऑपरेटर देखेगा। अच्छा, उस समय एयरपोर्ट पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो उसका पैसा ऑपरेटर का होता है, कार पार्किंग का जितना पैसा होता है वो ऑपरेटर का होता है और इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑपरेटर अपने हिसाब से रखता है।
तीसरा रेवेन्यू होता है जो बहुत जोरदार है, आपने कभी सोचा नहीं होगा यार ये भी रेवेन्यू होता है। मैंने खुद ने रिसर्च के टाइम देखा, जब सरकार एयरपोर्ट देती है, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं देती, एयरपोर्ट के आसपास की बहुत सारी जमीन भी देती है। और एयरपोर्ट ऑपरेटर को अधिकार होता है कि 50-60 साल की लीज पे मुझे मिला है तो मैं इसको एरिया को डेवलप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे होटल खोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे मॉल खोल। अच्छा ये सीन चल रहा है। अच्छा मुझे अब समझ आया कि एयरपोर्ट्स के साथ साथ हमने अक्सर नोटिस किया होगा कुछ हाई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ कैफेज नुमा इस तरह के बने होते हैं। अच्छा वो भी चीजें यही हैंडल करते हैं और वो भी इसी चीज का एक हिस्सा है। फिर तो ये एयरपोर्ट से भी ज्यादा इस जगह इन चीजों से हाँ कमा ना, लेते हैं। यही तो वो कह रहा है कि इतनी इनकम एरो से नहीं होती, यानी कि एरोप्लेन से नहीं होती, उनकी टिकट से नहीं होती, जितनी साइड इनकम ये कैफेज, ये शॉप्स, रिटेल शॉप्स। और आजकल हमने देखा, वो लास्ट ईयर हमने कौन सा एक कंपैरिजन किया था, एयरपोर्ट से हमने कंपैरिजन किया था, इस्लामाबाद में किया था जो, हाँ उसमें हमने देखा था जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बना हुआ था, उसके अंदर काफी सारी शॉपिंग मॉल्स टाइप शॉप्स बनी थी उनका। अब वो सारा सीन ये है। अच्छा अब समझ आई हमें यार, सही हो गया यार सकता हूं। और यहाँ मोटी कमाई होती है। आप एग्जांपल ऐसा मानो कि भैया दिल्ली एयरपोर्ट के बगल में जो एरो सिटी है, वो दिल्ली एयरपोर्ट का जो जीएमआर ग्रुप है ना, उनके पास है, उनकी डेवलप की हुई है। तो वो जो इनकम है वो एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास आ रही है। ये जो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की जमीन है, ये लगभग ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस, एरो सिटी हमने वाकई रिव्यू किया हुआ था। अच्छा इसका नेम भी उन्होंने एरो सिटी के नाम से इसी वजह से रखा हुआ था यार। हमें तो गाइस इस चीज के बारे में यकीन करें पता ही नहीं था कि यार ये चीजें भी होती हैं यार। एरो सिटी हमने है और बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है, स्मार्ट सिटी में आता है। अच्छा एरो सिटी इस चीज यानी कि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। हाँ। सही हो गया यार, सही हो गया। हम पता नहीं किधर बैठे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस वाले से। फिर 4799 एकड़ की जमीन है। इसकी सीएजी ने ऑडिट की थी तो कहा था इसकी टोटल वैल्यू अगर सरकार खुद काम में ले तो 1,63,000 करोड़ रुपए इससे कमा सकती है। पर ये जमीन 100 रुपए एकड़ के भाव में एयरपोर्ट ऑपरेटर को दी गई थी, ये सीएजी की रिपोर्ट में। वैसे इसके लिए ओवरऑल जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक बार किया था वो 2450 करोड़ रुपए किया था, लेकिन 1,73,000 करोड़ की जमीन है। आप देख लीजिए एयरपोर्ट के हाथ में, तो एयरपोर्ट जिसके पास भी एयरपोर्ट आएगा उस पास आसपास की जमीन भी आएगी और यहां से भी कमाएगा। और इस पे भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट सिर्फ एरो रेवेन्यू पे है, ना नॉन एरो पे है, ना इस पे। आप समझते हैं ये सेक्टर धीरे धीरे कैसे मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब कराते हैं अडानी ग्रुप की एंट्री। अडानी ग्रुप की एंट्री करने से पहले एक बात सुन लो। तो भैया अगर आपके भी मन में है बिजनेसमैन बनने की, या ऑलरेडी आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो एक मस्त टिप देता हूं, मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो वसूल हो जाएगा। देखो बड़े से बड़ा बिजनेस बनता है उसके कस्टमर के पीछे। मार्केटिंग के दम पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने पास लाते हो और सेल के दम पे आप उसको बेच देते हो। लेकिन ये मार्केटिंग 365 दिन चलती रहनी चाहिए। और जो 365 दिन कस्टमर आए हैं उनका कन्वर्जन भी 365 दिन होना चाहिए। एक एक लीड ट्रैक होनी चाहिए, कॉल हुआ कि नहीं, मीटिंग हुई कि नहीं, बात हुई कि नहीं, कहां तक पहुंची, क्या कन्वर्ट किया। और जो एक बार प्रोडक्ट ले ले उसको दोबारा 4 बार बेचना भी जरूरी है, तभी सेल बढ़ेगी, तभी कंपनी आगे होगी। और ये सारा काम अगर आप सोचो मैं अकेले कर लूंगा या मैनुअली कर लूंगा या हम 4 लोग मिलकर कर लेंगे, भैया असंभव है। इन सब के लिए आपको लगेगा एक सीआरएम सॉफ्टवेयर जिसका काम है सारी लीड को एक जगह इकट्ठी करना, जहां से भी आई है उसको एक जगह इकट्ठी करेगा, उसको ट्रैक करेगा, फॉलोअप करेगा, कन्वर्ट करने में आपकी और आपके टीम की मदद करेगा। और इन्हीं सभी चीजों के लिए मैं आपको बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूं, वो है ओडू, जो कि आपकी अकाउंटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ सीआरएम की बात करूंगा। सीआरएम क्या करता है? ओडू का सीआरएम एक तो इजी टू यूज, जरूरी नहीं आप बहुत टेक्निकल बंदे हो, आम आदमी भी काम में ले सकता है। कस्टमर सेंट्रिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहां से उठाया यहां डाला, यहां से उठाया यहां डाला। आप पूरी सेल्स प्रोसेस ट्रैक कर सकते हो, अपने सेल्स टीम को लीड बांट सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लीड के बेसिस पे ऑटोमेटिक प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि ये लीड है ना 90% चांस है कन्वर्ट होने के और इस पे तो 20 ही है, 90 वाली पे ध्यान दो। तो आपको किस लीड पे ज्यादा ध्यान देना है ओडू ही बता देगा। फिर उस लीड से रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन और भी कस्टमर पे है कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी ओडू बता देगा ताकि आपकी सेल बेटर हो सके। कॉल, मेल, मीटिंग, जूम, ये सारी चीजें आप उसी पे शेड्यूल कर सकते हो, कोटेशन बना के भेज सकते हो। यानी लीड का आना, कन्वर्ट होना और मेंटेन होना सब एक जगह हो जाएगा। और आपके बिजनेस में क्या हुआ, अच्छा बुरा, उसकी रिपोर्ट मिनटों में जनरेट हो जाएगी, ताकि आपने आज तक क्या किया उसको देख के आगे क्या करना है उसका डिसीजन ले लोगे। तो अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो तो भैया इस ऐप को जरूर कंसिडर करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हमारे मेन वीडियो की तरफ। भैया अडानी ग्रुप की क्या एंट्री हुई, कैसे सब कुछ बदल गया। 2019 तक के मार्केट में एयरपोर्ट के 3 बड़े प्लेयर थे। सबसे
सबसे बड़ा प्लेयर जीएमआर था, मैंने बात की 5 एयरपोर्ट उसके हैं, छठा बना रहा है। फिर सेकंड था जीवीके ग्रुप जिसके पास मुंबई और नवी मुंबई दोनों थे, और फिर एक था फेयरफैक्स जिसके पास एक ही एयरपोर्ट है पर बैंगलोर एयरपोर्ट है, तो काफी बड़ा हिस्सा कैटर करता है। पुराने प्लेयर जो भी थे ना, ये सब शिकायत करते थे कि बोले भाई साहब ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में मजा नहीं आ रहा है यार। जैसे मान लो दिल्ली वाले जीएमआर बोलेंगे भाई साहब 100 रुपए हमारे पास कमाई होती है, 46 रुपए तो सरकार ले जाती है, अब 54 रुपए हमारे पास बचते हैं, 54 रुपए में सारी सैलरी, तनख्वाह, मेंटेनेंस, ब्याज बट्टे सब देखने, हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, ये मॉडल कुछ जमा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत, परेशान मत हो, दुख मत पाओ, हमें ना मॉडल ही चेंज कर देते हैं। तो अब जो भी नए एयरपोर्ट आएंगे मॉडल ही चेंज कर देंगे। हमने तुम्हें एयरपोर्ट दे दिया पर पैसेंजर के हिसाब से हमें तो एक अमाउंट दे दिया करो, फिर तुम क्या कमाओ, तुम्हारी कमाई तुम जानो, तुम्हारा प्रॉफिट तुम जानो, हमको रेवेन्यू शेयर चाहिए। इसी इंटेंशन और इसी मॉडल के साथ 2019 में कहा लो जी 6 एयरपोर्ट, पुराने वो तो एग्रीमेंट हो गए, उसमें तो कुछ होगा नहीं, नए एक में ध्यान दे लेंगे। तो नए 6 एयरपोर्ट आए प्राइवेटाइजेशन के लिए, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और गुवाहाटी, ये 6 एयरपोर्ट आए। और कहा भाई जितने भी एयरपोर्ट, जिसको एयरपोर्ट चाहिए बिड कर दो, पर यूजर हमें तो एक पैसा बोल दो। तो भाई साहब उस यूजर में सबसे ज्यादा बिड लगाई अडानी ग्रुप ने, और एक नहीं, दो नहीं, 6 के 6 एयरपोर्ट चले गए अडानी ग्रुप के पास, और एकदम फेयर बिडिंग। क्यों? क्योंकि जिसके इन्होंने 70, 80, 100 रुपए के दिए, इन्होंने उसके 150 रुपए, 177 रुपए तक ऑफर कर दिए। तो भैया जिसने ज्यादा दिया वो जीत गया, ओपन प्रोसेस। तो 6 तो सिंपल सा रूल है ना कि भाई जो ज्यादा पैसा फेंकेगा चीज उसके पास हमेशा जाएगी। तो गौतम अडानी जी ने एग्जैक्टली वही उस यार पॉइंट उनके पे दिमाग किया। में कुछ ऐसा तो था ना कि मुझे उनको पता था कि अगर मैंने बस ये ना किसी तरीके से इनको अपने हैंड ओवर करना है और फिर इसको मैंने आगे से आगे लेके जाना, और वही चीजें अब देखने को मिल रही हैं। तो अडानी जी के पास अब एक याद करो, एक प्लेयर था जीवीके जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट भी था, नवी मुंबई भी, राइड भी उसके पास थे। वो धीरे धीरे कर्जों में फंस गया, उस पे कर्ज का प्रेशर आने लग गया, कर्ज कैसे लौटाए, फिर उस पे ईडी वीडी की रेड वेड भी हो गई। तो अडानी ग्रुप ने कहा क्यों परेशान हो रहा है, क्यों दुख पा रहा है, मुझे दे दे। तो उन्होंने खरीद लिया, तो मुंबई नवी मुंबई दोनों आ गया। तो टोटल 8 एयरपोर्ट हो गए। मैं वही कहूँ, नवी मुंबई तो अडानी जी के हैंड ओवर था, उनका प्रोजेक्ट था, तो ये जीवीके के दरमियान में कहां से आ गया, तो ये सारा सीन चल रहा था इनके पास। अब वो जो कैसे क्या लिया वो एक अलग कहानी है, वो कभी किसी और वीडियो में। ये होती है किस्मत। आपका मन करा किसी चीज लेने का, सामने वाला उसी समय कर्जे में, उसी समय रेड, उसी समय दिक्कत, आपको मौका मिल गया, आपने खरीद लिया, हो गए 8 एयरपोर्ट। अब आगे चलते हैं। तो यानी 2019 के पहले एयरपोर्ट कुछ नहीं, 2019 में आ गए 6, और 21 तक ये मुंबई वाले भी 2 आ गए, यानी आज की डेट में 8 एयरपोर्ट हो गए। 5 साल में इंडिया के सबसे बड़े ऑपरेटर बन गए। 33% एयर कार्गो ये हैंडल करते हैं, 25% आदमी का ट्रैफिक ये हैंडल करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताओ, जब सब जने मान लो 70 से 100 रुपए के बीच में पे कर रहे थे, तो ये 125 से 150, 175 तक क्यों पे किया इन्होंने 1.5 पैसा क्यों पे किया अडानी ग्रुप ने? तो उसका भी आंसर है, बहुत सारे कारण है। पहला कारण, पुराने मॉडल में क्या था, तुम जितनी कमाई करते जाओगे तुम्हारे को गवर्नमेंट को शेयर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम आज 100 करोड़ कमाओगे तो 46 देना पड़ेगा, और तुम 1000 करोड़ कमाओगे तो 460 करोड़ देना पड़ेगा। तो तुम्हारी कितनी बढ़ जाए गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे तुमने सरकार को एक प्राइस देके छोड़ दिया। अब तुम 100 रुपए कमाओगे तो भी 20 रुपए देने हैं, 200 कमाओगे तो भी 20 देने हैं, 500 कमाओगे तो भी 20 देने हैं। तो यहाँ पे कितना भी ये स्ट्रेटजी जो है ना, इसी स्ट्रेटजी की वजह से ना अडानी जी आज यहाँ पे हैं और बाकी सारे इन्वेस्टर्स इधर हैं। तो यार एक सारी माइंडसेट की बात होती है, और मैं ना कसम से ये बात मानी होगी, अडानी जी ने भी उस टाइम ही अपना कदम रखा जब एक उनके शेयर सारी कंपनीज डाउन जा रही थी, तो तब एग्जैक्टली जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इनकी को जरूरत थी अडानी जी की, तब उन्होंने एंट्री मारी। और क्या जहाँ पे सारे 100, 150 दे के वो कह रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा फेंके भाई मुझे दे दो, बाकी मैं जानू, मेरा काम जाने। नए मॉड्यूल बनाए, नए स्ट्रक्चर बनाए, और आज हम जैसे देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसकी गेम जो एयरपोर्ट्स की गेम है वो खत्म है अडानी जी के बाद। इसके बाद पता नहीं कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं। और अभी तक तो ये टॉप पे जा रहे हैं भाई। पड़ेगा तो उसको सरकार लिमिटेड है और अपने को बेनिफिट जाता, तो इस मॉडल में उनको फायदा मिला, इसलिए वो आए। सेकंड चीज, उन्होंने आते ही बिजनेस मॉडल चेंज किया। अडानी एयरपोर्ट पे प्रोसेस चालू हो चुकी है, कई जगह हो चुका है, कई जगह आने वाले 6-12 महीनों में दिखोगे। अडानी ग्रुप किराया नहीं चाहिए दुकानों का, दुकानें मैं ही चलाऊंगा। लॉन्च चलाने वाली कंपनियों को तो कई को टाटा बाय बाय कर दिया कि लॉन्च मैं ही चला लूंगा। ड्यूटी फ्री का क्या चलाना है, ड्यूटी फ्री मैं ही चला लूंगा। तो जो रेंट वाला मॉडल था, अब वो रेंट वाले मॉडल की जगह खुद चलाने वाले मॉडल पे। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा काम किया है यार। गॉड यार, एक एक चीज शौक भी कर रही है। मैं अब एक एक चीज पे क्या ही कहूँ।
यानी कि उन्होंने वो रेंटेड जो सिस्टम है वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है किसी को देने की, हर चीज मैं अपने हैंड ओवर करूंगा, हर चीज मैं खुद देखूंगा। और यही सबसे मेन चीज जो थी वो उनको अब तक बचाई हुई है, जो कि बाकी सारी चीजों से डिफरेंट हट के उन्होंने जो सोचा, उन्होंने मॉड्यूल पेश किया और आज उसी चीज की वजह से वो सबसे डिफरेंट लीड क्योंकि हम जब रेंट देते हैं ना कोई चीज, तो अगला रेंट लेने वाला भी कुछ बचाता है तो रेंट पे लेता है ना, इस तरह उनका वो जो अगर आप एयरपोर्ट जाते रहते हैं तो आपको एक कार्ड दिखती होगी, कोको कार्ड, वो अडानी का ही वेंचर है। तो कई ऐसे ब्रांड है जो आपको एयरपोर्ट दिख रहे हैं कि नई नई कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां नहीं, वो अडानी ग्रुप खुद के ब्रांड में कंपनियां लॉन्च कर रहा है और एयरपोर्ट पे चला रहा है। तो वहां से उनका रेवेन्यू बढ़ गया। अच्छा, रेवेन्यू वहां से बढ़ रहा है पर सरकार को देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार को तो फिक्स ही देना है। प्लस जहां जहां इन्होंने एयरपोर्ट लिए, मोस्टली एयरपोर्ट के आसपास कार्गो वाली जगह भी है इनके पास। वैसे भी सी वाले पोर्ट तो इनके पास ही है, अब एयरपोर्ट भी आ गया, कार्गो वाला जो बिजनेस है उसमें भी इनको बेनिफिट मिलता है। प्लस ही इज ऑल्सो अग्रेसिव कि जितने एयरपोर्ट मिले तो इससे आसपास की जमीन भी है भैया, इस पे मॉल भी बनेंगे, इस पे होटल भी बनेंगे, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोचो, जब सिर्फ 8 एयरपोर्ट के साथ इंडिया का 33% कार्गो अगर ये हैंडल कर रहे हैं, इनके पास 15, 16, 20 एयरपोर्ट आ गए तो कहां तक जाएगी बात। तो कुल मिलाकर अगर आप गौर से देखें तो प्राइवेट एयरपोर्ट में भैया 8 इनके पास है और जीएमआर के पास 5 + 1 6 हो गए। मतलब कुल मिला के 17-18 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज है, उसमें से 14 दो के पास है। ड्यूओपोली तो ऑलरेडी आ गई और अब ये शायद मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ रही है। कैसे, वो सुनो भाई। जीएमआर है पुराना प्लेयर, उसके पास जितने भी एयरपोर्ट है पुराने मॉडल पे है, वो रेवेन्यू शेयरिंग पे है, उसके पास एक भी परफिक्स वाला है ही नहीं। जीएमआर पुराना है तो उसको तो रेवेन्यू शेयरिंग देनी है, तो वो कितना भी बढ़ा लेगा, वो गवर्नमेंट का शेयर बढ़ेगा, उसकी जेब में मोटा प्रॉफिट एक बार में आएगा ही नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। प्लस इतने टाइम से ऑपरेट कर रहा है, इतने एयरपोर्ट उन्होंने हाथ से बनाए, तो भैया उन पे कर्जा बहुत ज्यादा है। 2025 तक लगभग 31,000 करोड़ का कर्जा था। उनका सबसे बड़ा खर्चा ही ब्याज है, वो इनकम का 25% लगभग ब्याज बांट देते हैं। तो वो कह रहे हैं भैया ये लोन बहुत ज्यादा हो गया, कल को ऐसा ना हो कि नए एयरपोर्ट लेने के चक्कर में और लोन बढ़ जाए, फिर हमको भी अडानी जी ले ले। तो अब लोन नहीं ले रहे और ना नया एयरपोर्ट ले रहे। सरकार 11 नए एयरपोर्ट लेके आ रही है कि हम 11 नए एयरपोर्ट और प्राइवेटाइज करेंगे। जीएमआर ग्रुप कह रहा है हमको चाहिए भाई, हमारा ये जो है ना, हम इसी का प्रॉफिट कर लें तो ही बहुत है, हम नए में नहीं जा रहे, क्योंकि कर्जा बढ़ेगा तो कोई हमें ले लेगा। क्योंकि अभी भी वो जीएमआर ग्रुप प्रॉफिट में नहीं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट लिया जिसमें साल में 8 करोड़ कस्टमर आते हैं, सब कुछ ठीक है, पर अभी प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं है क्योंकि उतना ही लगभग खर्चा हुआ है। गवर्नमेंट 11 एयरपोर्ट लेके आ रही है, अडानी ग्रुप का मन है कि यार मैं तो बिड करूंगा, दूसरा बड़ा प्लेयर है जीएमआर कह रहा है मैं तो नहीं करूंगा। तो अगर अडानी ग्रुप ये 11 के 11 भी ले गया आपकी बार, तो फिर देखो ये तो जो ड्यूओपोली थी मोनोपोली में बदल जाएगी। अब यात्री के लिए बाकी जो चीजें हैं, टिकट का प्राइस, फ्लाइट का प्राइस, ये तो चलो सरकार कंट्रोल करके मैनेज कर लेगी, लेकिन आप कॉफी कितने की भी होगे, चाय कितने की भी होगे, आपकी पार्किंग के कितने रुपए दोगे, अब ये एयरपोर्ट ऑपरेटर वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। एआई के तो कमाई हो रही है, घर बैठ के पैसा आ रहा है, ऑपरेटर की भी कमाई हो रही है, यूजर का क्या होगा, सवाल ये है। अब एक बार बात करते हैं कि एआई ने जो डिसीजन लिया ये सही था कि गलत। जो एयरपोर्ट इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया वो तो मैंने देख लिया, जो नहीं किए, जो खुद चला रहे उनकी हालत देखते हैं। इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 121 एयरपोर्ट चला रही है, उसमें से 80 लॉस में, यानी लगभग 70%। इन्होंने टोटल पिछले 10 साल में 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई टैक्स पेयर के पैसों से हुई है। 22 एयरपोर्ट तो इतने बुरी स्थिति में थे कि ऑपरेशन ही बंद हो गया। अगर प्राइवेट ऑपरेटर से कंपेयर करें तो भैया वहां से तो इनकी कमाई आ रही है। जो पुराना मॉडल है वहां पे रेवेन्यू शेयर दे रहा है, नया मॉडल पर पैसेंजर दे रहा है, तो बल्कि इनकी कमाई का, इन्होंने टोटल 15-20 एयरपोर्ट प्राइवेट किए हैं और कमाई का 33% इस 20 एयरपोर्ट से आ रहा है। और इतने एयरपोर्ट संभाल के 67 रुपए कमा पा रहे हैं, आप सोचिए। प्राइवेट एयरपोर्ट से अगर कंपेयर करोगे तो भाई साहब सस्ता है, लेकिन भैया सुविधाएं भी कम है, फैसिलिटी भी कम है। सरकारी मामला आपको देखने को मिलेगा, वही प्राइवेट अस्पताल वर्सेस सरकारी अस्पताल वाली बात है। जो एयरपोर्ट एएआई संभालती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पर यूजर 117 रुपए कमाती है, और जिस एयरपोर्ट को प्राइवेट संभालते हैं वो पर यूजर 387 रुपए कमाते हैं, यानी 3 गुना। यानी एफिशिएंसी तो है ही नहीं। तो सवाल ये आता है कि भाई साहब जब अपने इतने से एयरपोर्ट देखे अगर इनका प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या इनको बाकी एयरपोर्ट में से चल भी नहीं रहे, सुविधा भी नहीं है, तो क्या इन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? तो क्या लगता है एआई अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में इसको प्राइवेटाइज करके प्रॉफिट में है, या एआई लॉस में चलती रहे पर जनता को सस्ती और ठीक ठाक सुविधाएं देती रहे? आपका क्या मन है कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी वीडियो एंड हो चुकी है और मैं ना इस वीडियो को देख के यकीन करें इतना शौक में बैठा हूँ ना कि यार हमें कोई किसी चीज का हमें आइडिया नहीं था कि यार इस तरह भी चीजें चल सकती हैं। हाँ। ये प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल इस तरह चलता है। मतलब कि हमारे ज़हन में एक ये था, एयरपोर्ट अगर उन्होंने प्रोजेक्ट बाय किया तो उसका क्या होगा, ज्यादा जो टिकट्स वगैरह होंगी उसकी इनकम होगी और उसी से वो सर्कल वगैरह सारा चल रहा होगा। सोच रहे थे कि एयरपोर्ट्स के, लेकिन यार ये सारी चीजें, ये रिटेल शॉप, उसके साथ बाहर कोई उसके साथ लैंड में कोई सिटी बना देना, कोई इस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना देना, कोई होटल बना देना या कोई इस तरह कैफे बना देना, उस चीज से भी जो इनकम जो सर्कुलेट होती है वो भी सारी इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है।
और जहाँ तक बात रही प्राइवेटाइज और गवर्नमेंट इसकी एयरपोर्ट्स की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं वो करने चाहिए प्राइवेटाइज, क्योंकि कुछ हमें अपनी जनता का भी सोचना चाहिए। बट एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक भी है, यानी कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ अपोजिट भी है और नेगेटिव भी है और दूसरा भी है। उसकी रीज़न ये है कि जितने अब नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनका इंफ्रा उनमें जो मैनेजमेंट है उन वो एक वर्ल्ड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एयरपोर्ट्स। और जो पुराने हैं वो अभी तक जिस तरह हमारे इधर हैं वही सेम उस तरह, यानी उससे तो काफ़ी हद तक अच्छे ही होंगे, बट उनका कोई इंफ्रा नहीं है, कोई लुक्स नहीं है, कोई इस तरह से उनकी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई। अब जिस तरह नवी मुंबई है, गुवाहाटी है, हमने नए एयरपोर्ट्स, लखनऊ का एयरपोर्ट है यार वर्ल्ड के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको टक्कर दे रहे हैं, उनको वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की इमेज अच्छी बना रहे हैं। अब ये देखा जाए एक लिहाज से ये ठीक भी है, बट उधर ही अगर हम देखते हैं तो यार जहां एक बंदे से 117 रुपये चार्ज हो रहे थे वहां ही 388, यानी कि 3 गुना ज्यादा, और फैसिलिटीज भी कम होंगी। अगर सरकार ये भी तो कर सकती है, जिस तरह अडानी साहब चला रहे हैं वो कमर्शियल एरिया पे जो अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो सरकार भी बना सकती है, उधर सरकार बना सकती है। बट मसला ये है कि सरकार के पास या तो एक तो सबसे बड़ा मेन इशू ये हो सकता है कि आज तक जितने भी ये हुए हैं प्राइवेटाइज हुए हैं ना, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट से या तो वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, अगर तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमसे नहीं मैनेज हो रही तो चलो हम कोई तीसरा प्लेयर लाते हैं, उसको देते हैं, हमें क्या, हमने अपना रेवेन्यू लेना, जो थोड़े बहुत शेयर है वो ले लेंगे। अब इस चीज़ का मेन बेनिफिट जो है वो जो तीसरा प्लेयर आया वो डेफिनेटली उसने उठाना है। उसने अगर उस जगह को परचेज किया है, उसने अगर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने उससे प्रॉफिट भी लेना है, उसको चलाना भी है, उसको मैनेज भी करना है। अगला बंदा सोच के भी यही आता है कि मैं जब कोई चीज लूंगा उसमें प्रॉफिट लेकर ही जाना है मैंने। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो अडानी जी के जो माइंड स्ट्रेटजी अच्छी लगी है वो ये है कि भाई उन्होंने उधर जो ज्यादा पैसा फेंक के उधर उन्होंने अपने हैंड पर जो ज्यादा चीजें कर ली हैं, उनको पता था कि भाई अगर मैं यहाँ से 200 कमाऊं तो फिर भी मैंने 20 देना है, यहाँ से 2000 कमाऊं फिर भी मैंने 20 देना है। वो चीज़, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ओवरऑल हमें तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, लेकिन आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी है वीडियो ये आपने बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। और इस तरह की मज़ीद किसी टाटा ग्रुप की देख लें या बजाज वालों की देख लें, किसी भी ग्रुप की जो यहाँ पे हैं, टॉप पे हैं इंडिया के अंदर, उनमें प्लानिंग है बेस, उनकी जो बिजनेस केस स्टडी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वो लाजमी लेके आएंगे। और बाकी यही थी आज की हमारी वीडियो। तो लाजमी लाएंगे ना, जीएमआर की लाना बनती है, क्योंकि उस बारे में तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है, क्या नाम है उनका और कब से वो ये काम इस फील्ड में है, कोई आइडिया नहीं था। बट ये जैसे वीडियो हमारे सामने आई है इसमें वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर हुई हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे ये वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, लाइक लाजमी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।